हाँ जी बच्चा लोग, तो अगला चैप्टर हमारा आ गया है पीवाईक्यू सीरीज का, विच इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। शेड्यूल आप लोगों के पास है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कर रहे हैं। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करना है उसी सीक्वेंस में। सर ने आपको पहले अपने बेस्ट चिंटू नोट से रिवाइज करवाना है सारी हाईलाइटेड चीजें, जो कि ऑलरेडी प्रतिज्ञा बैच पे चल रहा है। यहाँ पर हम करेंगे पीवाईक्यू। बेस्ट होता है ये पीवाईक्यू के थ्रू रिवाइज करना, क्योंकि एक तो हम 10 साल के पीवाईक्यू पे फोकस कर रहे हैं, दूसरा मैं साथ में आपको एफएटीज भी करवा देती हूँ कि अच्छा ये पोर्शन है जो एनटीए को बहुत पसंद है, जहां से वो बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसको अपने पहले रिवाइज कर लेंगे, हाईलाइट करते हुए चलेंगे। और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो, आप वो पर्टिकुलर पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो 2025 का क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये चीट कोड है, जिन्हें मिल रही है उनका बहुत भला हो रहा है, और अगर आप कर रहे हो तो लास्ट तक इसको फॉलो जरूर करना। ऑल्सो अगर आप 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, आप 11th में 12th में और हमारे साथ नीट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ हमारे रेजिडेंशियल में आके तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं डॉक्टर आनंद मनी रेजिडेंशियल स्कूल के प्रोग्राम्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको anandmani.in पे क्लिक करना है। तो हम चलते हैं anandmani.in वेबसाइट पे। आपको सिर्फ उस वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा, नीट यूजी पे क्लिक करना, उसको सेव करना। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है हमारे रेजिडेंशियल स्कूल से रिलेटेड। ये जो मैंने यहाँ पर ओपन किया है, ये है हमारा ड्रॉपर का नीट क्लासरूम प्रोग्राम, बिकॉज सारे क्लासरूम प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, पूरी टीम आपके सामने है। डॉक्टर आनंद मनी सर खुद इसको हेड कर रहे हैं, बेस्ट टीचर्स फिजिक्स के। तो जो आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम्स है वो तो सारी निकल जाने वाली हैं। एनकेसी सर है, आलोक सर हैं, विजय सर है। केमिस्ट्री के एजुकेटर से आप ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पढ़ते हो। जो बायो की पूरी फैकल्टी है, मुझसे आप पढ़ रहे हैं, आनंद सर से आप पढ़ रहे हैं, कीमती मैम से आप पढ़ चुके हैं, तो यू नो दी होल टीम। आपके लिए कुछ नया नहीं है। आप देखिए, आप टीचर्स के डेमो लेक्चर्स देखिए। और लेकिन बेटा, ऑनलाइन और ऑफलाइन के एक्सपीरियंस में डेफिनेटली फर्क होता है। यहाँ पर आकर हमारे साथ पढ़ने में एक अलग ही मजा होगा। 24 आवर्स आपको टीचर्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, मोर और लेस। टीचर्स आपके साथ रहते हैं, आपके डाउट सॉल्व करते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट है, क्योंकि सेलफोन्स आपको मिलने वाले नहीं है। और हमारा पूरा फोकस इसी चीज पे रहता है कि हम इतने मल्टीपल टेस्ट करवा दें, इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दें कि जब बच्चा एंड के पास है तो उसको बस एक रिवीजन करनी हो और वो तैयार हो। जैसे हमारे रेजिडेंशियल के बच्चे, उनका सिलेबस ऑलरेडी जान में हो चुका है, तो अब ये जो हम रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं, ये उनका आई गेस 3rd टाइम रिवीजन हो रहा है। एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हर एक बच्चा परफेक्ट मार्क्स ले सके और एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिक्योर कर सके। आप रजिस्टर करना चाहते हैं हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, तो ये वो यहीं से हो जाएगा बेटा। यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे आपको 10,000 जो रुपीस की फीस दिख रही है, आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ आने से रिलेटेड, यहाँ शिफ्ट होने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो दिस इज योर नंबर 9007002666। लिख लेना इसको, इस नंबर पे कॉल करो। कुछ भी क्वेरी है यहाँ आने से रिलेटेड, इस जगह से रिलेटेड, तो आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। और हम वापस शुरू करते हैं हमारी लास्ट मोमेंट रिविजन, जिसमें हम कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू। तो तैयार हो आप लोग? मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही थी, एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कितने बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सच में बहुत बेनिफिशियल है। हम फोकस करके एफएटीज पर पढ़ने वाले, छोटा सा लेक्चर होता है, लेकिन उसमें हम कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन सिक्योर हर बार कर जाते हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करूं तो 2 क्वेश्चन, देखो पूरी कॉलेज से 7 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नई एनसीईआरटी में तो सिर्फ पॉपुलेशन है, ऑर्गेनिज्म है नहीं, तो पहले मैं आपको पॉपुलेशन ही सॉल्व करवाने वाली हूँ, फिर हम ऑर्गेनिज्म करेंगे। तो पॉपुलेशन में मैम एफएटीज क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें आता है वो आता है ग्रोथ मॉडल। ये जो दोनों ग्रोथ मॉडल्स लिखे ना, एक आपके पास जियोमेट्रिक वाला होता है और एक आपके पास लॉजिस्टिक वाला होता है, एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉजिस्टिक। उससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला है ना, उसमें फॉर्मूला और कर्व है, तो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक में आ रही है वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अब ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, कि पॉपुलेशन इंटरैक्शन से क्या क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैच द फॉलोइंग तो बहुत सारे बन सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कितने बन सकते हैं। कमेंसेलिज्म में कंपटीशन है, प्रीडेशन है, लेकिन जो मैंने ट्रेंड नोटिस किया है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने कंपटीशन के नोटिस किए। देखो ऐसा नहीं है कमेंसेलिज्म या प्रीडेशन वगैरह से नहीं है क्वेश्चन, पर कॉम्पिटिशन से खूब है। कंपटीशन में क्योंकि ना बहुत अलग अलग साइंटिस्ट और उनकी अलग अलग थ्योरीज आ जाती हैं, तो उन थ्योरी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कमेंसेलिज्म के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, कमेंसेलिज्म के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, और फिर क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रीडेशन से आएगा।
रही सही कसर अगर होती है तो वो सेक्स रेशियो जो एज पिरामिड वाली चीज है ना, वहां से क्वेश्चन आता है। तो देखो आपको लगेगा कि मैम ये तो आपने सारा ही कवर कर दिया, बट बेटा मैं आपको प्रायोरिटी भी बता रही हूँ। इधर अगर क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ और फॉर्मूला से आएगा, तो उतना जरूर रिवाइज करके जाना। कॉम्पिटिशन में साइंटिस्ट पढ़ के जाना, कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल पढ़ के जाना, और एज पिरामिड देख के जाना। बाकी अभी मेरे साथ क्वेश्चन करोगे तो मैं सारा साथ में ही रिवाइज करवा दूंगी। पहला क्वेश्चन देखो 2024 में आया था, पॉपुलेशन का यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ। पॉपुलेशन का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करने वाली हूँ। चलो, द इक्वेशन ऑफ वेरुल्स-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, उन्होंने हमें जो ग्रोथ कर्व दिया था वो लॉजिस्टिक वाला दिया था, जिसका फॉर्मूला भी हमको दे दिया dn/dt इज इक्वल टू rnk माइनस n/k। और इस इक्वेशन में हमसे पूछ क्या रहे हैं, k की वैल्यू। अब ये तो हमें पता ही होना चाहिए k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कि हर हैबिटेट का एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जिसके ऊपर वो लोगों को नहीं रख पाएगा, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये हमको पता है k की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैरिंग कैपेसिटी। ये भी नहीं पूरा आ रहा है, रुकिए सबसे बड़े वाला लेते हैं। अब ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी। तो आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। बढ़िया किया सबने, सही बताते रहना मुझे। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग। मैंने कहा था पॉपुलेशन इंटरैक्शन से आएगा, मैच आएगा। एक बार याद कर लो, हर बार सही करोगे। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि दोनों का फायदा होने वाला है, तो ये तो होता है अपने पास प्लस और प्लस। प्लस और प्लस अपने पास कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास 3 ऑप्शन में, कोई बात नहीं, मैं आगे देखती हूँ यहाँ पे। फिर क्या कह रहे हैं, कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है, प्लस और जीरो, एक का फायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कमेंसलिज्म, बी का हो जाएगा 1। मुझे एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर मुझे कमेंसलिज्म पता था मैं आंसर कर सकती थी। एमेंसलिज्म में आपको पता है नेगेटिव और जीरो होता है, तो ये 2 हो जाएगा। और पैरासिटिज्म में आपको पता है पैरासाइट का फायदा, होस्ट का नुकसान, ये प्लस और माइनस होता है, तो ये 3 से मैच हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आएगा, सी। अगर आपको इनका मतलब भी पता है, आप ये सारी चीजें एक बार में कर लोगे। ये 2023 में आया था, ठीक है। 2023 में एक और क्वेश्चन आया था और वो कंपटीशन से आया था। मैंने आपको बताया था या तो क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरैक्शन से आता है, और पॉपुलेशन इंटरैक्शन में या तो मैच द फॉलोइंग बनाएगा या फिर कंपटीशन से पूछेगा। देख रहे हो, मिलता है कंपटीशन को प्रायोरिटी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ना 3-4 साइंटिस्ट आ जाते हैं, डार्विन आ जाएंगे, कॉर्नेल आ जाएंगे, मैकअर्थर आ जाएंगे, गोज आ जाएंगे। एक छोटे से पैराग्राफ में या छोटे से टॉपिक में 4 साइंटिस्ट है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। अब देखो यहाँ पे गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते थे कि 2 closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and competitively inferior one will eliminate eventually। तो ये तो वो कहते थे कि 2 स्पीशीज हैं, सुपीरियर वाली इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवर्स। ये लाइन एनसीईआरटी लिखती है बेटा, और वो साफ साफ लिखते हैं कि हर्बीवर्स ज्यादा एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं कार्निवर्स के कंपैरिजन में। उनके पास चॉइस नहीं है ना कोई और, तो हर्बीवर्स डेफिनेटली ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कार्निवर्स के कंपैरिजन में। ये गलत हो जाएगा। अब इतना क्लियरली एनसीईआरटी की लाइन से पूछा गया, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ एनसीईआरटी की लाइन जरूरी है, इसीलिए रिविजन जरूरी है। और वही रिविजन जो हम कर रहे हैं यहाँ पे आनंद सर के साथ। तो हर एक लाइन एनसीईआरटी की जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हमने उसमें हाईलाइट करके डाला हुआ है। किसके लिए कंपटीशन ज्यादा एडवर्स साबित होता है, हर्बीवर्स के लिए, क्योंकि वहां चॉइस नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाने वाला है, डी हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, ये फिर से मैच द फॉलोइंग आया और पॉपुलेशन इंटरैक्शन पे, और ये आया है 2023 में। तो 2023 में 2 मैच द फॉलोइंग आए थे पॉपुलेशन इंटरैक्शन से। और अगर आप पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ते हो हमारे नोट से, तो वो 4 पेजेस में 4 हेडिंग्स में समेट रखा है हमने, और सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ बहुत टॉप क्वेश्चन नहीं आ रहा, आ तो एनसीईआरटी रही है ना, तो प्लीज इधर उधर मत भटको बेटा। अब देखो समझो, म्यूचुअलिज्म दोनों का फायदा होना चाहिए, तो या तो लाइकन ढूंढो या माइकोराइजा ढूंढो। मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, या लाइकन ढूंढो या माइकोराइजा ढूंढो। तो आपको माइकोराइजा मिल रहा है फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में, तो ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ब्रूड पैरासिटिज्म, ये पैरासिटिज्म वर्ड यहाँ नहीं आना था, ये पैरासिटिज्म वर्ड यहाँ आना था। दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। और उसके अंदर क्या हुआ था आपको पता है, कुकू और क्रो वाला, कोयल और क्रो वाला, कि आपने होस्ट के नेस्ट में अपने एग रख दिए थे, तो ये करेक्ट मैच हो जाएगा। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो लेपर्ड लायन फॉरेस्ट में इंटरफेरेंस कंपटीशन करेंगे, सेम रिसोर्स के लिए लड़ाई करेंगे। और केमेंसलिज्म का बहुत फेवरेट एग्जांपल है कैटल, इग्रेट और कैटल। ये मैंने आपको बताया भी है, आप एनसीईआरटी रिकॉल में भी देखोगे कि जो कैटल है वो तो हमेशा की तरह घास खा रही है, फायदा इग्रेट का हो जा रहा है और उसमें कोई नुकसान नहीं है कैटल का, तो वो कमेंसलिज्म में आ जाता है। तो सीधा सीधा 1 2 3 4 आपको ऑप्शन बी में मिलेगा, आंसर हो जाएगा बी। एक दो बार भी ऊपर ऊपर से समझ लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। 2023 में एक और क्वेश्चन देख लो, कितने क्वेश्चन आए थे, 2 तो मैच द फॉलोइंग मैंने दिखा दिया आपको, एक हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लिया, एक और 2023 में आया था। और ये किस पे आया है, ग्रोथ कर्व। बताया था मैंने आपको, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व पे स्टेटमेंट भी बन जाती है, इक्वेशन से भी आ जाता है, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना। लॉजिस्टिक वाला लॉजिकल होता है, ठीक है, लॉजिस्टिक वाला लॉजिकल होता है।
तो जो लॉजिकल वाला कर्व है वो कहेगा रिसोर्स लिमिटेड है, वो ये थोड़ी कहेगा रिसोर्स अनलिमिटेड है। लॉजिकल चीज हमेशा क्या कहती है कि रिसोर्स लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करते थे कि लिमिटेड रिसोर्स में जो अवेलेबिलिटी कंडीशन है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पे आएगी। और एक्सपोनेंशियली आप ग्रो करो, एकदम चप्पड़ फाड़ के आप ग्रो करो, इसका मतलब आपके रिसोर्स अनलिमिटेड है। तो ये रिसोर्स अनलिमिटेड की बात करता था। तो ए का 2 देखो, ये तो मुझे सब ऑप्शन में दे रखा है, बी का 1 मुझे एक ही ऑप्शन में दे रखा है, उतने में मेरा आंसर आ जाता है, उतने में मेरा आंसर आ जाता है। इट्स दैट सिंपल। पर हम बाकी ऑप्शन भी देखेंगे। एक एक्सपैंडिंग और एक स्टेबल आपको दे रखा है ना, ये एक्चुअली पॉपुलेशन की बात करें, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन और स्टेबल पॉपुलेशन। तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन वो होती है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा, जो ट्रायंगुलर वाली बनती है ना, बच्चे सबसे ज्यादा, फिर यंग उससे कम, फिर बूढ़े उससे कम। तो एक्सपैंडिंग में क्या है, परसेंट इंडिविजुअल एज पिरामिड्स, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, बच्चे सबसे ज्यादा, उससे कम रिप्रोडक्टिव, उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये एकदम सही है। और स्टेबल में क्या होता है, बच्चे और जवान बराबर होते हैं, तो वो बेल शेप्ड कर्व बनता है। प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव बराबर होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो रहे होते हैं उसके अंदर। तो परसेंटेज इंडिविजुअल प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव का स्टेबल में हो रहा होता है सेम, 3 और 4। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। ये भी 2023 में आया था। फिर 2022 का क्वेश्चन देख लो, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसको आप प्रिडेशन से कनेक्ट नहीं कर सकते। मैंने कैनॉट को तुरंत सर्कल किया क्योंकि मेरे दिमाग को मुझे बताना है कि गलती नहीं करनी है बेटा। कैनॉट पूछ रहा है मुझसे, किसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते। इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो प्रिडेशन मुझे जरूरी है बैलेंस बनाने के लिए, हाँ। प्रिडेशन मुझे जरूरी है डाइवर्सिटी बनाने के लिए, हाँ। प्रिडेशन मुझे जरूरी है प्रे स्पीशीज को अंडर कंट्रोल रखने के लिए, हाँ। प्रिडेशन मुझे जरूरी है हर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए, हाँ। तो ये बातें तो ठीक है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, यस। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन, नेवर। प्रेडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, वो बहुत समझदार है। वो अगर लायन डियर खाता है ना बेटा, कुछ छोड़ देता है ताकि वो आगे जाकर मेटिंग कर उसको अगले दिन नया प्रे मिले, वो बहुत समझदार है। वो कभी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट नहीं होने देगा। इनफैक्ट आपको तो स्पीशीज कंपटीशन कम करने में इसकी मदद मिलती है, जो आपने डिजास्टर वाला एक्सपेरिमेंट देखा था अमेरिकन के इंटरटाइडल कोस्ट पे, है ना। दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज का नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। अच्छा अब देखो, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है यहाँ। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज नेगेटिवली इंपैक्ट होगी? दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज का नेगेटिवली इंटरैक्ट होना, ये कौन सी इंटरैक्शन होती है? कंपटीशन। कंपटीशन इकलौता ऐसा है जिसमें दोनों का नेगेटिव इंपैक्ट होता है। हमसे क्या पूछ रहे हैं? प्रिडेशन। प्रिडेशन कैसा होता है? प्लस और माइनस। प्लस किसको मिल रहा होता है? प्रिडेटर को, है ना, जो शिकार कर रहा है उसको तो फायदा है, और नुकसान किसका हो रहा है? प्रे, जिसको वो खा रहा है। तो क्या ये दोनों नेगेटिव है? नहीं, ये भी गलत है। अब मैम आपने तो बोल दिया कि दोनों गलत हो गए, तो आप कैनॉट पे किस पे जाओगे? तो अब हमें मोस्ट करेक्ट चूज करना पड़ जाएगा। तो फिर मैं मान लूंगी ओके माइट, फिर मैं इसमें लूप होल ढूंढूंगी। अच्छा माइट लिखा है कि शायद इसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो जाए, ओके शायद हो जाए, पर ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों का नेगेटिव इंपैक्ट होगा। प्रिडेशन में जो प्रिडेटर कर रहा है उसका तो पॉजिटिव इंपैक्ट है ही, ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता। इसलिए मैं कैनॉट में इसको प्रायोरिटी दूंगी और आंसर दूंगी डी। समझे बच्चा? समझे कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइल एक्सप्लेनिंग, ये भी 2022 में आया था, है ना। तो 2022 के क्वेश्चन अब हम करें। 23 का हमने देख लिया था, 23 के हमने कितने देखे? काफी सारे। 23 के तो हमने काफी सारे देखे। फिर हम 22 का देख रहे हैं, 22 का एक और देख रहे हैं। फिर से पॉपुलेशन इंटरैक्शन पे आया है, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं। बता रहे हैं कि प्लस साइन का मतलब होता है बेनिफिट, नेगेटिव साइन का मतलब होता है डेट्रीमेंटल, जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। ये तो हमको पता ही है, इसी बहाने रिवाइज भी हो गया। इसमें से कौन सी इंटरैक्शन है जिसमें एक स्पीशीज को पॉजिटिव और दूसरी को नेगेटिव दे रहे हो? तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन में दो आते हैं, या तो प्रिडेशन, जो प्रिडेशन कर रहा है उसका फायदा और प्रे का नुकसान, या फिर इसके अंदर आता है पैरासिटिज्म, जो पैरासाइट होता है उसका फायदा, होस्ट का नुकसान। तो वो चीज हो गई यहाँ पे। आपको उन दोनों में से कौन सा आंसर मिल रहा है? एक मिल रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा बी। साथ में सारे रिवाइज कर लो बेटा। कंपटीशन दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों का नुकसान होता है। एमेंसेलिज्म में एक का नुकसान, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, तो वो -0 होता है। कमेंसेलिज्म में एक का फायदा, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, तो वो +0 होता है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। एक और क्वेश्चन करो। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो हेडिंग से क्वेश्चन बन जा रहा है आपका मेजरली। 2022 के बाद 21 में क्वेश्चन आया था कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन के बावजूद, है ना, कौन सा मैकेनिज्म है कॉम्पीटिंग स्पीशीज में जो इसलिए इवॉल्व हुआ है कि वो सर्वाइव कर सके। यहाँ पे कीवर्ड पता है क्या है? सर्वाइवल बेटा। कि इंस्पाइट का मतलब कि हम जानते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है नेचर में, हम जानते हैं सुपीरियर सर्वाइव करेगा, इंफीरियर एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन में हमने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे दोनों सर्वाइव कर पाए। अब ढूंढो, प्रिडेशन होगा तो कोई मरेगा, है ना। म्यूचुअलिज्म में तो दोनों ही जिंदा रह रहे हैं, यहाँ पर तो कंपटीशन की बात ही नहीं हो रही। जो कंफ्यूजिंग चीज है वो एक है कॉम्पिटिटिव रिलीज, दूसरा रिसोर्स पार्टीशनिंग। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब समझते हो कि अगर आपने उसका कंपटीशन वहां से हटा दिया तो इंफीरियर वाला ग्रो कर जाएगा।
अगर आपने उसका सुपीरियर वहां से हटा दिया तो इंफीरियर वाला ग्रो कर जाएगा। तो बेटा आपको सुपीरियर हटाना पड़ा ना इंफीरियर को ग्रो करने के लिए। ये सर्वाइवल कहाँ से हुआ, आपको एक को तो हटाना पड़ा। सर्वाइवल क्या होता है, रिसोर्स पार्टिशनिंग। समझदारी क्या है, रिसोर्स पार्टिशनिंग, कि साथ में दोनों रह लेंगे, मिल बांट के रह लेंगे, थोड़ा फोरेजिंग पैटर्न बदल लेंगे, थोड़ा माइग्रेटरी हैबिटेट्स बदल लेंगे, थोड़ा टाइमिंग बदल के देख लेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाने वाला है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेंसेलिज्म, फिर से सिंपल क्वेश्चन, देख रहे हो कितना सिंपल है। अमेंसेलिज्म हम लोग देख चुके हैं, नेगेटिव और जीरो, एक नेगेटिव दूसरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आंसर फिर से मेरे पास क्या हो जाने वाला है, बी हो जाने वाला है। 2021 में एक और क्वेश्चन आया था, ये सब 2021 के चल रहे हैं। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आए 2021 में, एक दो तो हैं, तीसरे पर हम हैं, तो मतलब 3 से 4, 2 से 3 मिल जाता है इस चैप्टर से, और है भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अब देख लो जरा एमेंसेलिज्म का देख लेते हैं। ओके सॉरी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर आर टी, उसमें ई क्या है, ई तो बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम है, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम है। एन टी क्या है, टी टाइम पे पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, एन जीरो क्या है, जीरो टाइम पे पॉपुलेशन कितनी है, ई क्या है जो लोग है आपका उसका बेस है, नेचुरल लोग का बेस है, आर क्या है नेचुरल रेट ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, और टी क्या है टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 में आया था, तो 3 क्वेश्चन 21 में आपने देखे, अब 20 का देख लो। इसमें से कौन सा पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, ये सब तो है ना एट्रीब्यूट। स्पीशीज के बीच में जो इंटरैक्शन है वो इसका एट्रीब्यूट नहीं है, वो हम अलग से पॉपुलेशन इंटरैक्शन में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है, बर्थ नहीं होगा, बर्थ रेट होगा जिसे हम नेटेलिटी कहते हैं, डेथ नहीं होगा, डेथ रेट होगा जिसे मोर्टेलिटी कहते हैं, एक सेक्स रेशियो होता है और एक एज पिरामिड होता है, ये सब आप उसके एट्रीब्यूट में पढ़ते हो। स्पीशीज इंटरैक्शन उसका एट्रीब्यूट नहीं है, एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है, मल्टीपल स्पीशीज को उसमें जोड़ना पड़ेगा, वो एक पॉपुलेशन से हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में आया था, मतलब 20 में तो एक ही क्वेश्चन दिखा है हमें, रिसेंटली ज्यादा आने लगा है तो हमें पैटर्न भी समझ में आ रहा है। 19 ओडिशा नीट 2019 में आया था कि कार्निवर एनिमल जैसे कि लायन और लेपर्ड वो सेम नीश लेते हैं, लेकिन लायन प्रिडेट मोस्टली लार्ज एनिमल्स एंड लेपर्ड टेक स्मॉलर वन, ठीक है, दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों कार्निवर है, दोनों को मांस खाना है, दोनों को प्रे करना है, लेकिन उन्होंने आपस में बांटा, देखो कैसे, दोनों का सेम नीश था तो लड़ाई होने के बहुत भयंकर चांसेस है। लेकिन लायन ने कहा कि मैं बड़े वालों का शिकार करूंगा, लेपर्ड ने कहा मैं छोटे वालों का करूंगा, तो दोनों ने सर्वाइवल का तरीका निकाला, इसी को तो रिसोर्स पार्टिशनिंग कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं जैसे चाहूं वैसे मोल्ड कर सकती हूँ, आंसर रटना मत, मतलब समझना। अगर ये बोल देते कि 2 लायन हैं, दोनों का सेम रिसोर्स है, और एक की दोनों के लिए इनफ डियर है, ऐसा नहीं रिसोर्स की कमी है, दोनों के लिए इनफ डियर है, ठीक है, ये इनफ शिकार है, लेकिन एक लायन दूसरे के प्रेजेंस में इनफ शिकार कर नहीं पा रहा, भूखा रह जा रहा है, तो वो क्या हुआ, तब आप जवाब दोगे कि अच्छा उसे इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। अगर आपको ये बोला जाए कि एक अपने भाई बंधु के लिए शिकार को छोड़ दे, उसे एल्ट्रुइज्म कहते हैं। अगर बोला जाए कि लायन थोड़ा स्ट्रांग था इसलिए उसको वहां से हटा दिया गया है ना, तो वो कॉम्पिटिटिव रिलीज कहलाता है। अगर बोले लायन और लेपर्ड में से लायन ने लेपर्ड को हरा दिया, उसने सारा खाना खा लिया, लेपर्ड बेचारा भूख से मर गया, वो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होता है, क्योंकि आपने एक्सक्लूड कर दिया इंफीरियर वाले को। ये सब मैं हाइपोथेटिकल बातें कर रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन कैसे कर सकता है आपके साथ। अब यहाँ क्वेश्चन ने आपको सिखाया कि दोनों मिल बांट के रह रहे हैं, एक कह रहे मैं बड़े एनिमल खा लूंगा, एक कह रहे मैं छोटे एनिमल खा लूंगा, तो ये क्या कर रहे हैं, पार्टिशनिंग, इसको कहते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ओडिशा नीट 2019 में आया था, बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कमेंसेलिज्म। तो ऑर्किड जिस ट्री पे ग्रो करता है ना बेटा, वो एपीफाइट की तरह ग्रो करता है, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। तो क्या होता है, ऑर्किड मैंगो ट्री का सहारा लेते हैं ऊपर उठने के लिए, जैसे बेल की तरह, वो न्यूट्रिशन नहीं लेता उसमें से, तो मैंगो ट्री का कोई नुकसान नहीं होता, ऑर्किड का फायदा हो जाता है। तो ये तो +0 है, ये तो कमेंसेलिज्म है। कैटल इग्रिड, और कैटल तो बहुत फेमस एग्जांपल है और पीवाईक्यूज में एनटीए को बहुत पसंद भी है, तो ये याद रखना। और ये सी एनिमोन और क्लाउन फिश वाला भी, सी एनिमोन के ऐसे बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं, वो सिलेंड्रेटा होता है, और उसमें ये छोटी सी प्यारी सी क्लाउन फिश रह रही है, तो इसके टेंटिकल से डर जाता है प्रेडेटर और क्लाउन फिश बच जाती है, कि इसके पास तो टेंटिकल्स हमेशा से थे, इसने कोई एहसान नहीं किया क्लाउन फिश पे, तो इसके लिए इट इज 0, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसका फायदा हो जा रहा है कमेंसेलिज्म में। कैटल, ग्रेजिंग कैटल हमेशा से खाना खाती थी, उसको अफेक्ट नहीं पड़ा 0, लेकिन जब उसने घास खेड़ी, उसमें से इंसेक्ट निकले, उसको वो चिड़िया खा गई, कैटल इग्रेट खा गई, तो उसका हो गया फायदा, फिर से +0, ये भी कमेंसेलिज्म है। ये 3 बहुत कॉमन एग्जांपल है कमेंसेलिज्म के। अगर मैं वैस्प और फिग ट्री की बात करूं तो पॉलिनेशन है, इसमें दोनों का भला होता है। वैस्प
फिग के पास जाता है, वो फिग फ्रूट को यूज करता है ओवी पोजीशन एग ले करने के लिए, बदले में उसको पॉलिनेशन करके देता है। वो उसके फ्रूट में से सीड डिस्पर्सल का काम करता है और अपने लार्वा को फ्रूट देता है नरिशमेंट के लिए। तो प्लांट ने उस वैस्प को क्या दिया, प्लांट ने उस वैस्प को अंडे रखने की जगह भी दी और डेवलपिंग लार्वा के लिए नरिशमेंट भी दिया। उस वैस्प ने प्लांट को क्या दिया, पॉलिनेशन में भी मदद किया, सीड डिस्पर्सल में भी मदद किया। तो ये तो दोनों का फायदा है, तो ये म्यूचुअलिज्म में आता है। तो कौन सा कमेंसलिज्म नहीं है, डी। मैं इतने आराम से इसीलिए बता रही हूँ कि मेरे जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी उसको भी रिवाइज हो जाएगा, उसको भी रिवाइज हो जाएगा, और क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत आराम से कर पाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा क्लोज रिलेशनशिप दिखा रहा है एक मोथ के साथ, और दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब म्यूचुअलिज्म है बेटा। अगर आप कह रहे हो ना जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, तो आप म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हो। और ये प्रोन्यूबा मोथ और युक्का प्लांट है, ये दो बहुत फेमस एग्जांपल होते हैं म्यूचुअलिज्म के। एक तो फिग ट्री, और फिग ट्री के साथ मिलने वाला वैस्प, एक तो हो गया ये। दूसरा आपका प्रोन्यूबा मोथ और आपका युक्का प्लांट और उस पे मिलने वाला प्रोन्यूबा मोथ, ये और कहीं नहीं जाता, ये यहीं रहता है। तो ये इसके बिना पॉलिनेशन नहीं कर सकता, ये इसके बिना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकता। तो याद रखना, रिपीटेड सा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में है, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपके पास क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखें, वो 2018 में आया था। तो 19 में भी हमने खैर काफी क्वेश्चन देख लिए। 19 के हमने ओडिशा नीट के देख लिए, 2 क्वेश्चन 19 में थे। 18 के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास, 3 आ रहे हैं। 18 में तो 3 आए थे, बढ़िया बात है भैया, मतलब काफी रिपीटेड है बेटा, हाईलाइटेड टॉपिक है, मैं बार बार बता रही हूँ, और 2-3 चीजें ही पूछी जाती हैं, अच्छे से रिवाइज करके जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखो, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है कंट्री की, 3 तरीके की पॉपुलेशन बताई जाती है, या तो ग्रोइंग या एक्सपैंडिंग, तो ऐसे ट्राइंगल बनता है। स्टेबल बोलते हैं तो बेल शेप बनता है, डिक्लाइनिंग बोलते हैं तो अर्न शेप बनता है, ये बात समझो, ठीक है। एक्सपैंडिंग या ग्रोइंग बोलते हैं तो ट्रायंगुलर बनता है, एक्सपैंडिंग या ग्रोइंग बोलते हैं तो ट्रायंगुलर बनता है। और उस ट्रायंगुलर में 3 हिस्से हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सबसे ज्यादा कौन होते हैं, बच्चे यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव, उससे कम कौन होते हैं, जवान यानी कि रिप्रोडक्टिव, और सबसे कम कौन होते हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव, जी हाँ ऐसा है, ये आंसर बिल्कुल सही दे रखा है। रिप्रोडक्टिव कम है एज कंपेयर टू पोस्ट रिप्रोडक्टिव, नहीं। अगर मैं सीक्वेंस बताऊं, सबसे ज्यादा प्री, उसके बाद रिप्रो, उसके बाद पोस्ट, तो ये मत कहो कि रिप्रो कम है, रिप्रो वाले पोस्ट के कंपैरिजन में तो ज्यादा है। तीसरे में कह रहे हैं रिप्रो और प्री रिप्रो इक्वल है, अगर रिप्रो और प्री रिप्रो इक्वल निकल जाते हैं ना, तो ये एक स्टेबल पॉपुलेशन होती है, याद रखना। ये ग्रोइंग पॉपुलेशन नहीं होती, ये स्टेबल पॉपुलेशन होती। और लास्ट में देखो, प्री वाले कम है ना, देन रिप्रोडक्टिव, ये होता है बेटा, ये वाली कंडीशन होती है जिसमें रिप्रो वाले ज्यादा होते हैं, प्री वाले उससे कम होते हैं, प्री वाले और पोस्ट वाले दोनों उससे कम होते हैं। तो ये कौन सी पॉपुलेशन हो जाती है, डिक्लाइनिंग। ये कौन सी पॉपुलेशन हो जाती है, डिक्लाइनिंग। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए। और मैंने आपको सारे रिवाइज भी करवा दिए। इस कंडीशन में क्या होता है, प्री और पोस्ट बराबर, प्री और रिप्रो बराबर, और उन दोनों से कम होता है पोस्ट वाला। और इस कंडीशन में क्या होता है, रिप्रो वाला सबसे ज्यादा होता है, उससे कम प्री और पोस्ट वाले होते हैं। मतलब बच्चे और बूढ़े दोनों कम, जवान सबसे ज्यादा, तभी तो डिक्लाइनिंग है, क्योंकि वो बच्चे पैदा करेंगे। यही 3 चीजें आपको याद रखनी है, आंसर होगा ए। 2018 में एक और क्वेश्चन आया था, कौन सा पॉपुलेशन इंटरैक्शन वाइडली यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में। आपको पता है अमेंसेलिज्म आपके एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन अमेंसेलिज्म जो याद हम लोग करवाते हैं ना नोट्स में, वो भी यही याद करवाते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू पूछता है उसको, और पीवाईक्यू में एक ही एग्जांपल उसका हमको बार बार आता है, विच इज एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स ना अमेंसेलिज्म में आएगा, कैसे, सोचो, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हो कि पेनिसिलियम नोटेटम से एक टॉक्सिन आया, स्टेफाइलोकोकस मर गया। क्या पेनिसिलियम को वो टॉक्सिन रिलीज करके या स्टेफाइलोकोकस को मार के कोई फायदा हुआ, नहीं। वो तो बस टॉक्सिन रिलीज कर रहा था, उसमें से हो रहा था, और उस टॉक्सिन से बेचारा कोई मर गया, तो जो मर गया उसका हो गया नुकसान, लेकिन जिसने वो टॉक्सिन रिलीज किया पेनिसिलियम ने, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो ये नेगेटिव 0 है, ये क्या है, अमेंसेलिज्म है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2017 में आया था, अब हम 17 पे आ चुके हैं। 17 में देखें कितने क्वेश्चन है, 17 में भी 2 क्वेश्चन, तो 2 या 3 तो मिनिमम ही आ रहे हैं बेटा, और लगातार आ रहे हैं। अच्छा, अगला देखो, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देख रहे हो, एफएटीज देख रहे हो, उन्हीं से पूछा जाता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कौन से वाला होता है, लॉजिकल वाला। लॉजिकल वाला कहता है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और जो कर्व बनता है लॉजिस्टिक का वो बनता है सिग्मोइड।
एक्सपोनेंशियल का कर्व कैसे बनता है एक बार समझ लो। तो एक्सपोनेंशियल का ऐसे जे शेप्ड बनता है क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, रुक ही नहीं रहा, रिसोर्स अनलिमिटेड है। इसको रुकना पड़ रहा है, इसको यहाँ पर एक टाइम के बाद रुकना पड़ेगा, इसकी टॉप कैप लगेगी क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। हमसे कौन सा पूछ रहे हैं? लॉजिस्टिक वाला पूछ रहे हैं, मतलब हमसे ये वाला पूछ रहे हैं। इस लॉजिस्टिक में याद रखना 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले वाला हिस्सा जब धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है क्योंकि वो अब अपने रिसोर्स से यूज टू होने की कोशिश कर रही है, तो लैग फेज। फिर अचानक से ग्रो करेगी क्योंकि उसको सारे रिसोर्सेस मिलेंगे, तो लॉग फेज। फिर रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे क्योंकि हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो वो आके डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगी और डिक्लाइनिंग करते करते स्टेबल हो जाएगी, जिसको एसिम्प्टोट फेज कहते हैं या स्टेशनरी फेज कहते हैं, जिसको एसिम्प्टोट फेज कहते हैं या फिर स्टेशनरी फेज कहते हैं। इस स्टेशनरी फेज पे बोलते हैं कि आप जो है वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गए, इससे ज्यादा हो नहीं सकता था, आप कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गए। आप यहाँ पर टाइम लेते हो एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे एन यानी कि पॉपुलेशन लेते हो कि पॉपुलेशन कैसे कैसे बढ़ रही है वाई एक्सिस पे। जब आप एसिम्प्टोट पे पहुंचते हो तो याद रखना आप कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गए। तो इस टाइम पे आपका जो के है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, जितनी कैरिंग कैपेसिटी थी उतनी जनता पैदा हो चुकी है, उतने बच्चे पैदा हो चुके हैं, उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी आ चुकी है। तो अब आपकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि एन है वो के तक पहुंच चुकी है। अब इससे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं हो सकते, या होंगे तो सरवाइव नहीं करेंगे। तो एसिम्प्टोट क्या होता है? जब के किसके बराबर हो चुका होता है? एन के। जब के किसके बराबर हो चुका होता है? एन के। और उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाती है? 0। ये भी मैं आपको साथ में बता दूं क्योंकि इनका फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले देखा था, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू, सॉरी मैं इसको दूसरे वाले फॉर्मूला से बताती हूँ, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के। और के किसके बराबर हो चुका है? एन के। तो के माइनस के किसके बराबर हो चुका है? एन के, तो 0। तो dn बाई dt की वैल्यू क्या आएगी? 0। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी? 0। तो एसिम्प्टोट वो फेस होता है जब के एन के बराबर हो जाता है और तब पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो जाती है? 0। मैंने लगे हाथ एक और क्वेश्चन बता दिया आपको। अगर आपके नीट 2025 में क्वेश्चन आता है तो दुआएं देके जाना मेरे को, ठीक है? और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जरा, चलो। माइकोराइजा, मैंने आपको बताया था म्यूचुअलिज्म के 2 फेमस एग्जाम्पल है, या माइकोराइजा या लाइकन, या वो पॉलिनेटर वाले। देखो या तो फिग और वेस्प ट्री वाला मिलेगा, या प्रोन्यूबा युक्कामोथ मिलेगा, या माइकोराइजा मिलेगा, या लाइकन मिलेगा। 4 एग्जाम्पल होते हैं म्यूचुअलिज्म के। तो माइकोराइजा आ रहा है तो म्यूचुअलिज्म। और देखो माइकोराइजा रिपीटेड भी है, 2017 में आया था, 2024 में भी देखा है आपने उसको, 2023 में सॉरी। तो ये इसी तरीके से पीवाई क्यों रिपीट होते हैं, ये भी रट लोगे ना तो शायद इन्हीं ऑप्शन में से कुछ 2025 में आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर सेलेक्टेड स्पीशीज, सुनो 2 तरीके की स्पीशीज होती है। अब हम 2017 से पहले 2016 में आ गए, तो ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में लिखा हुआ है, छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी का। 2016 में इससे क्वेश्चन आया था, तो हम समझ लेते हैं। 2 स्पीशीज होती है, या तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज होती है या फिर के सेलेक्टेड स्पीशीज होती है, ठीक है? क्योंकि हर स्पीशीज चाहती है मैं जिंदा रहूं, हर स्पीशीज कोशिश कर रही है मैं जिंदा रहूं। अब कोई स्पीशीज जिंदा रहने के लिए ज्यादा बच्चे पैदा करेगी कि मेरी स्पीशीज स्टेबल नहीं है, मुझे चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में, स्टेबल रहना नहीं आता, मैं मर जाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी? ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके चले जाएंगे कि चलो प्रोजेनीज के थ्रू ही सही हम ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। उनको बोलते हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज। तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज बच्चे बहुत पैदा करती है। आर का मतलब समझते हो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव। तो ये अपने मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल पर जाते हैं, ये अपने मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल पर जाते हैं। तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज क्या करती है? ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी। जैसे इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, कि हमें पता है एक सीजन जाएगा तो सब मर जाएंगे, लेकिन ये एक बार में इतने बच्चे पैदा करके जाएंगे कि कुछ तो रह जाए, और होंगे छोटे छोटे बच्चे, छोटे साइज के बच्चे। वहीं जो के सेलेक्टेड होते हैं, के का मतलब है स्टेबल, वो उस पॉपुलेशन में रहे क्योंकि वो स्टेबल थे, तो उनको बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं, वो कुछ बच्चे पैदा करेंगे पर उनके बच्चे स्टेबल होंगे, तो वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाएंगे। दोनों ने अपना अपना तरीका निकाला है सर्वाइव करने का, दोनों ही सही तरीके हैं। तो आर वो होते हैं बेटा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और उनका साइज कैसा होगा? स्मॉल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आई होप आपको ये चीज रिवाइज हो गई हो, आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखें, चलो चलो। अगर प्लस साइन बेनिफिट का होता है, नेगेटिव साइन डेट्रीमेंटल या नेगेटिव का होता है, जीरो साइन न्यूट्रल का होता है, तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन प्लस माइनस वाली कौन सी होती है? इससे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन कुछ हो सकता है? प्लस माइनस वाली में आपको ऑलरेडी एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये प्लस माइनस में क्या है? या तो प्रेडेटर या पैरासिटिज्म। जब ये क्वेश्चन अब रिपीट होकर आया तब ऑप्शन में प्रेडेशन था, और जब ये 2016 में आया था तब पैरासिटिज्म था। तो अगर आपको पता है तो देखा जाए तो ये भी रिपीटेड है बेटा, देखा जाए तो ये भी रिपीटेड है, इसीलिए कहते हैं पीवाईक्यू पढ़ लो नंबर आ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ पीवाईक्यू पढ़ लो नंबर आ जाएंगे। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, कहा था मैंने क्वेश्चन आएगा तो कॉम्पिटिटिव से आएगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसका है? गॉस का। ये भी रिपीटेड है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2023 में आया था कॉम्पिटिशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे ही। तो 2-3 साइंटिस्ट है, याद रख लो। गॉस ने क्या दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डार्विन ने क्या दिया था? देखो मैंने कहा था ना, इस सब साइंटिस्ट का नेम दे देंगे। डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने कहा था कि इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर एवोल्यूशन। इस लाइन से क्वेश्चन आएगा। इट्स अ पोटेंट फोर्स फॉर एवोल्यूशन। किसके लिए कहा था इन्होंने ये बात? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के लिए। किसके लिए कही थी इन्होंने ये बात? इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के लिए। ये तो एक साइंटिस्ट हो गए। मैक अर्थर ने क्या कहा था? मैक अर्थर की वो 5 चिड़िया थी जिन्हें हम वॉबलर्स कहते हैं। तो इनकी वो 5 चिड़िया थी जिन्हें हम वॉबलर्स कहते हैं, और उनकी आपस में लड़ाई थी क्योंकि वो सेम खाना खा रही थी। लेकिन इन्होंने चूज किया कि क्यों एक दूसरे को मारे, मिल बांट के रह लेते हैं। तो इन्होंने अपना फोरेजिंग पैटर्न चेंज करके, कोई ऊपर टहनी पर कोई नीचे टहनी पर, किसी ने टाइम बदलकर मिलकर काम किया था। तो इन्होंने रिसोर्स पार्टिशनिंग का कॉन्सेप्ट हमको समझाया था। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉर्नेल। कॉर्नेल ने हमें कॉम्पिटिटिव रिलीज बताया था। इन्होंने कहा कि अगर एक सुपीरियर वाली इंफीरियर वाली को उड़ा देती है तो आप सुपीरियर हटा दो, इंफीरियर ग्रो करेगी। अगर आप उसका कंपटीशन हटा दोगे तो दूसरी ग्रो करेगी। इन्होंने हमें बार्निकल्स के बारे में बताया था, बैलेनस और कैथामेलस वाला, जो कि आपने अगेन उसमें पढ़ा होगा, रोकी इंटरटाइडल कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में, है ना। तो वो आ जाता है। और एक यहाँ पर आपके सामने जो इस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, गॉस। गॉस ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। मेरा ना ओ थोड़ा ट्विस्टेड है क्योंकि मैं राजस्थान पंजाब साइड की हूँ, तो जो बचपन से मेरा ओ है ना वो ऐसा ही है। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे आनंद सर ने खास करके बहुत बार बोला इसको ठीक करने को, पर ये हो नहीं पाता। कभी आपको वो ट्विस्ट मिले तो समझ जाना वो मेरे एक्सेंट के अंदर आता है, ठीक है। ओके, तो ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, गॉस ने दिया था। और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। हर किसी में कुछ कुछ कमी होती है। अगला देखो, 2016 का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर तो आंसर आपके पास क्या हो जाता है? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। When does the growth rate of a population following the logistic model equal 0? लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले की बात कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कब इसकी ग्रोथ 0 होगी, जब n k के बराबर होगा। याद है आपको? थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, जब n k के बराबर हो जाएगा। तो जब n k के बराबर होगा तो n अपॉन k 0 होगा या 1 होगा? 1 होगा ना, तो ये तो गलत है। जब n बाई के 1 होगा, ये रहा हमारा आंसर। क्योंकि जब n k के बराबर है तो n बाई के का क्या मतलब हो जाएगा? n अपॉन n, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। जिसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2016 का। 2016 में काफी क्वेश्चन आया क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर था ना, तो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन है। नीट 2 में 3 क्वेश्चन है, नीट 1 में 2 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन तो यही हो गए। चलो आगे देखो। गॉस का प्रिंसिपल जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का था, तीसरी या चौथी बार रिपीट होते देख रहे हो, तो गॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था? नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीश इनडेफिनेटली फॉर सेम लिमिटिंग रिसोर्स। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर आप लिमिटिंग रिसोर्सेस में काम कर रहे हो, थोड़ी देर आप सर्वाइव करोगे, पर इनडेफिनेटली नहीं कर सकते। सुपीरियर वाला इंफीरियर को एलिमिनेट करेगा, लड़ाई होगी। यही वो कहते थे। लार्जर स्मॉलर को लार्ज स्मॉल की कभी नहीं बात करी, सुपीरियर इंफीरियर की करी है उन्होंने। ज्यादा अबंडेंट वाली एक्सक्लूड हो जाएगी? नहीं बेटा, जो ज्यादा अबंडेंट है पहली बात वो क्यों ही एक्सक्लूड होगी। दूसरा, वो अबंडेंट वाली बात ही नहीं करते थे, वो सुपीरियर इंफीरियर की बात करते थे। अगर कंपटीशन सेम रिसोर्स के लिए है, ठीक है, इट विल एक्सक्लूड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस। अगर आपका फूड प्रेफरेंस डिफरेंट है फिर तो आप मिलजुल के रह लोगे ना। एक ए वाला ए खाना खा लेगा, एक बी खाना खा लेगा। गोल्स के अकॉर्डिंग लड़ाई तब होती थी जब खाना सेम था, जब फूड सेम था, जब रिसोर्स सेम था। डिफरेंट में नहीं। डिफरेंट में तो वो कहते थे तुम मिलजुल के रह लोगे। उनको दिक्कत थी सेम से, सेम नीश से, कि अगर सेम नीश होगा तब लड़ाई होगी और सुपीरियर वाला इंफीरियर को एलिमिनेट करेगा। आंसर होगा ए। 2015 का क्वेश्चन देखो, कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को अफेक्ट है? बोथ अफेक्ट, दोनों नेगेटिव। दोनों नेगेटिव तो एक ही होता है, कंपटीशन बार बार बता चुकी हूँ। आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, 2015 के कैंसिल वाले पेपर में आया था। एक ग्राफ आपको दे रखा है दो पॉपुलेशन के बारे में, ए और बी। दोनों हर्बीवर की हैं, दोनों ग्रासी फील्ड में मिलेंगी, है ना। आपको इस चेंज का रीजन बताना है कि क्या हुआ जैसे जैसे टाइम बढ़ा। ए पॉपुलेशन पहले ज्यादा थी, देख रहे हो, ये ए पॉपुलेशन है, ये पहले ज्यादा थी, और बी पॉपुलेशन के लोग पहले कम थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा ए वाले लोग कम हो गए, बी वाले लोग ज्यादा हो गए। ये ऐसे कैसे हो रहा है? इसका मतलब कुछ तो लड़ाई इनमें आपस में हुई है जिसमें ए इंफीरियर की तरह काम करिए, बी सुपीरियर की तरह काम करिए। तो पहले में कह रहे हैं कि ए वाली पॉपुलेशन ने ज्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा किए, ज्यादा किए होते तो ग्राफ नीचे थोड़ी जाता, तो ये तो गलत है। दूसरे में कह रहे हैं
ए वाली ने बी को कंज्यूम कर लिया, खा लिया। अगर ए वाली ने बी को खा लिया होता तो बी बढ़ थोड़ी रही होती, बी कम हो रही होती, ये भी गलत है। फिर कह रहे हैं दोनों डिक्रीज हुए, नहीं सिर्फ एक डिक्रीज हुआ, एक तो बढ़ा है, ये भी गलत है। बहुत सिंपल, बस ग्राफ रीड करना था आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना था। बी वाला कंपटीशन में ज्यादा सक्सेसफुल रहा है फूड के लिए, हाँ पक्का बी वाला कंपटीशन में ज्यादा सक्सेसफुल रहा होगा, उसने ज्यादा फूड रिसोर्स यूज किए होंगे, वो ग्रो किया, और ए वाला क्या हो गया है, कम। तो ये एकदम करेक्ट दे रखा है, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। और ये इसकी क्या है आंसर की, मतलब आपने पॉपुलेशन कर लिया कंप्लीट लास्ट 10 ईयर्स का, और इससे ज्यादा ना आपको पढ़ने समझने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, गारंटी है, मान लो आएगा। अब आपने कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म, मान लिया वो एनसीईआरटी में नहीं है पर वो एडेड टॉपिक में है, एनडीए के सिलेबस में है, तो उससे कितने क्वेश्चन है लास्ट 10 साल में वो भी हम देख लेते हैं। चलो कर लिए फिर हम एडेड टॉपिक्स भी। तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट जो पहला टॉपिक है उसके क्वेश्चन देखते हैं। और आप देखो जरा, तो क्वेश्चन आया था 2021 में, मतलब 22, 23, 24 में तो क्वेश्चन नहीं था, वो पॉपुलेशन से ही ज्यादा है अगर आप देखोगे प्रायोरिटी तो लेकिन फिर भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम पढ़ के जाएंगे, बहुत सिंपल है। और इससे रिलेटेड एफएटीज की बात करूं तो एडेप्टेशंस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, मैं लिख देती हूँ। इससे रिलेटेड भी अगर मैं एफएटीज की बात करूं तो वो जो अडेप्टेशन वाला आपका हिस्सा नहीं है जिसमें अलग अलग तरीके की अडेप्टेशंस आपको बता रखी हैं, मतलब पहले तो रेगुलेट और कंफर्म, उसमें भी कुछ अडेप्टेशंस बता रखी हैं, और फिर जब अडेप्टेशंस अलग से शुरू होती हैं वहां पर भी बता रखी है, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, है ना, कैंगरू रैट की अलग बता रखी है, बायोकेमिकल अलग बता रखी है, कैम प्लांट्स की अलग बता रखी है, तो वो अडेप्टेशन से क्वेश्चन आता है। दूसरा ना क्वेश्चन रूल से आता है, देखो दो रूल्स आपको बता रखे हैं, एक बर्गमैन का रूल और एक एलन का रूल, तो वो रूल्स आपको बता रखे हैं और वहां से क्वेश्चन आता है मेजरली अगर आप देखोगे तो 2021 का क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एलन रूल से आया था। एलन कहते थे कि जो ठंडे रीजन में जो एनिमल्स रह रहे हैं ना, उनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी हैं, उनके लिम्स, उनके ईयर्स, उनकी एक्सट्रीमिटीज छोटी हैं, तो जो एलन का रूल है वो किस पे लगने वाला है, पोलर सी अडेप्टेशन पे, है ना, ठंडे एरियाज में उनके अडेप्टेशन में काम आएगा। फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, बायोकेमिकल। बिहेवियरल डेजर्ट लिजर्ड का होता है, ये एक लिजर्ड है, छिपकली है, क्या करती है, इसको गर्मी लगती है तो एक गड्ढा बनाती है बरो, उसमें चली जाती है, इसको ठंड लगती है तो ये धूप में आ जाती है, तो इसने अपने अंदर कुछ चेंज नहीं किया, अपने बिहेवियर में चेंज किया। अब एक फिजियोलॉजिकल है, एक बायोकेमिकल है। बायोकेमिकल में ऐसे बोलते हैं जैसे मरीन फिशेस हैं, बहुत डेप्थ पे रह रही है, बहुत नीचे रह रही है, या तो ऐसा एनिमल जो एकदम ही ठंडे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ पे सब कुछ जम जाएगा, तो उसके पास एक बायोकेमिकल एडेप्टेशन है एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। या फिर आप बहुत नीचे हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर रह रहे हो, तो उतने प्रेशर को झेलने के लिए वैसे प्रोटीन्स आपके पास आ जाएंगे, वैसे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे। तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन आपको मरीन फिशेस में देखने को मिलेगी, और फिजियोलॉजिकल आपको कैंगरू रैट में देखने को मिलेगा। वो अपना यूरिन कंसेंट्रेट कर देता है, वो फैट का मेटाबॉलिज्म करने लगता है क्योंकि पानी की कमी है, तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपने अंदर लाता है ना। तो अब हमने सारे रिवाइज भी कर लिए, तो हमें पता है 1 का हमारे पास क्या हो रहा है, 4 देखो मेरे पास सब ऑप्शन में, 2 का मेरे पास हो रहा है 1, वो मेरे पास 2 ऑप्शन में, तो मैंने 2 एलिमिनेट कर दिए। बिहेवियर का मेरे पास है 2, और मुझे आंसर यहाँ पर मिल जाता है कि आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में आया था। तो देखा जाए तो पॉपुलेशन हमेशा से, जब एनसीईआरटी बदली थी या नहीं बदली थी, हमेशा से पॉपुलेशन से क्वेश्चन ज्यादा आते थे, इस टॉपिक से कम आए। नीश के बारे में पूछ रहे हैं हमसे, तो नीश क्या है, नीश फंक्शनल रोल है ना। नीश सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, फिजिकल स्पेस नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, उसका रोल है। आपका आपके घर में क्या रोल है, उसका उस पॉपुलेशन में, उस पर्टिकुलर स्पीशीज का क्या रोल है, वो क्या काम कर रहा है, वो कैसा खाना खा रहा है, वो ट्रॉफिक लेवल में किस लेवल के ऊपर आ रहा है, वो किसका प्रीडेटर है, किसको वो प्रे की तरह देखता है, वो सारी चीजें, उसका जो पूरा फंक्शनल रोल है, वो क्या, कितना रेंज में वो रह सकता है, कितना वो टॉलरेट कर सकता है, उसकी अडेप्टेशंस क्या क्या है, वो सब कुछ उसका नीश कहलाता है बेटा। तो जो उसका फंक्शनल रोल है उस एनवायरमेंट में, वो उस ऑर्गेनिज्म का नीश कहलाता है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमैटोफोर। तो न्यूमैटोफोर भी एक तरीके की अडेप्टेशन है, ये वो प्लांट्स लेते हैं जो आपको मार्शी एरियाज में मिल रहे हैं, तो वो हाई सॉल्टी कंडीशन से खुद को बचाने के लिए जो रूट्स है वो ऊपर की तरफ निकालते हैं, उन्हें हम न्यूमैटोफोर्स कहते हैं। तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा, हेलोफाइट्स में, है ना। एक्सट्रीमली सेलिन कंडीशन में अपने आप की अडेप्टेशन है उनके पास, तो हेलो इज सॉल्ट लविंग, है ना, सॉल्ट में रहने वाले जो प्लांट्स हैं, हाई सॉल्टी कंडीशंस में रहने वाले, उनके अंदर ये अडेप्टेशन देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट जो कि न्यूमैटोफोर बना रहा है और विविपेरिटी भी दिखाता है, वो क्या है, कोई थैलोफाइट है। पानी वाला हाइड्रोफाइट होता है, ठीक है। मीजोफाइट तो आप ये जो फॉरेस्ट में आपको बड़े ट्रीज मिल रहे हैं आप उन्हीं को कहते हो, और जो डेजर्ट्स में, सैंडी सॉइल्स में ग्रो करते हैं ना, उन्हें हम सैमोफाइट कहते हैं। और हर किसी का अडेप्टेशन अलग है, हर किसी का अलग है। तो न्यूमैटोफोर किसका, हेलोफाइट का। ये रिपीट भी हुआ 2017 के बाद 2018 में, मतलब ये रिपीट हुआ था। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इन वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर्स। स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं ना बेटा इसको, हाइट के बेसिस पर सबने लेयर्स बना रखी हैं कि सबसे बड़े ट्रीज हैं, उससे छोटे शर्ब्स हैं, उससे छोटे हर्ब्स हैं, हम ये चीज देखते हैं। तो ये आप सबसे बेस्ट कहाँ पर देख पाएंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि आपको हर तरीके की वेरायटी वहां मिलेगी, बड़े पेड़, छोटे शर्ब्स, हर्ब्स आपको सब मिलेंगे। ग्रासलैंड में आपको सिर्फ ग्रास मिलेगी। टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर भी आपको हर टाइम ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। ट्रॉपिकल सवाना नहीं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ज्यादा करेक्ट होगा। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। वैसे अब मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी के बाहर ऐसी इतनी छोटा बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजें भी अब नहीं आती। अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो एनसीईआरटी से आते हैं, पर आप देख सकते हो आपको रेन फॉरेस्ट में ये सारा स्ट्रेटिफिकेशन बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलेगा, उस रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए। तो आंसर होता है ए। इट इज मच ईजियर 2016 में, मतलब लगभग हर एक साल में इससे क्वेश्चन आ जाया करता था। ठीक है, अब तो रिसेंटली हमने नहीं देखा है, 2021 का हमें लास्ट दिख रहा है, 22, 23, 24 में क्वेश्चन नहीं आया। इट इज मच ईजियर फॉर अ स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर अ लार्ज एनिमल। छोटा वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो जल्दी भाग के ऊपर से नीचे आ जाएगा पहाड़ से, बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाएगा। छोटे ऑर्गेनिज्म का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है, उसकी मसल की एफिशिएंसी लार्ज एनिमल की कम होती है, स्मॉल बॉडी वेट को कैरी करना आसान होता है, स्मॉलर एनिमल्स का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। बेटा स्मॉलर एनिमल्स का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, थोड़ा ज्यादा उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, इसीलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी, आंसर सीधा हो जाएगा डी। वो उनको हेल्प कर रहा है उस चीज में, मेटाबॉलिज्म हाई होता है, और बाकी तो फालतू चीजें लिखी हुई। आगे देखो 2015 में क्वेश्चन आया था, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज हैं, ओके, लिविंग इन सेम हैबिटेट, लेकिन वो सेम हैबिटेट में रह रहे हैं और उनमें फंक्शनल इंटरैक्शन भी है। तो अलग अलग स्पीशीज है तो आप उसे क्या कहोगे? कम्युनिटी कहोगे, है ना। अभी इन्होंने एनवायरनमेंट की बात नहीं करी, इसलिए इकोसिस्टम नहीं आएगा, इन्होंने सिर्फ लिविंग बीइंग की बात करी। अगर ये एक स्पीशीज कहते तो पॉपुलेशन कहलाता, लेकिन अलग अलग स्पीशीज है, सेम हैबिटेट है, तो कम्युनिटी कहलाएगा। अगर फंक्शनल रोल की बात करते तो नीश होता, और अगर साथ में एनवायरनमेंट भी बोल देते कि ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट और उसके बीच में इंटरेक्शन, तो इकोसिस्टम होता। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2015 कैंसल पेपर में आया था। जो ट्री ड्वेलर्स होते हैं, है ना, जो मतलब पेड़ों पे रहते हैं, वो आपको कहाँ मिलने वाले? अच्छा, कौन से फॉरेस्ट में ज्यादातर पेड़ों पे रहने वाले आपको मिलेंगे या ट्री ड्वेलर्स मिलेंगे? तो वो आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेगा बेटा, वो भी आपको रेन फॉरेस्ट में मिलेगा, और तो कहीं नहीं मिलेगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। बड़े बड़े पेड़ है, ट्री ड्वेलर्स आपको आराम से वहां पे मिलेंगे, आंसर होगा बी। बेसिक वाला क्वेश्चन है। 2014 में क्वेश्चन आया था, जस्ट एज अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला, है ना, गर्मी ज्यादा लग रही है तो वो शिमला चला गया ज्यादा गर्मियों के दौरान। तो वैसी कुछ बर्ड्स होती हैं, वो साइबेरिया में ठंड जब ज्यादा होती है नॉर्दर्न रीजन में, तो वो आ जाती है कहाँ? राजस्थान, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। राजस्थान में केवलादो नेशनल पार्क में वो आ जाती है, भरतपुर में है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वहां आएंगी, समय बिताएंगी, जब वापस सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी तो वापस साइबेरिया चली जाएंगी। तो आंसर क्या होता है? डी। देखो कितना लंबा सफर हर साल तय कर कर आती हैं ये, आंसर हो जाएगा डी। और इसके साथ आपने कंप्लीट कर लिया अपने PYQ। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप जानते हैं आपको कहाँ जाना है, t.me/anandmoney001 पे, आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, PDF मिलेगा आपको। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना फिर से, बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे ये बात बता रहे हैं, पर अगर आप अपना ट्रैक रखोगे ना ऑनेस्टली, आप बाकी सबको छोड़ो, आपने अपना ट्रैक रखा ना ऑनेस्टली, तो जब तक ये सारी सीरीज खत्म होगी आप एकदम स्ट्रांग हो चुके होगे अपने सारे टॉपिक्स में। तो मुझे बताना, अपना स्कोर मुझे बताना, अपने आप के लिए बताना कि कितने सही के कितने गलत, FAT समझ में आए या नहीं आए, और रेगुलर रहना सीरीज के साथ, तो आई गारंटी यू आप अपना मार्क्स ऐसे इंप्रूव होता हुआ देखेंगे। अभी हम 8 बजे फिर से मिलेंगे NCERT रिकॉल में, मुझे वहां सभी बच्चे चाहिए। FATs आपको जरूर पता चल गए, लेकिन अच्छे से रिवीजन करना और इंपॉर्टेंट हाईलाइट देखना है, तो रिकॉल आपको जरूर करना पड़ेगा। तो वो भी हम 8 बजे करेंगे, एंड कल हम फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। कल का शेड्यूल क्या है? कल हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और इकोसिस्टम करेंगे। तो आज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, कल बाकी दोनों चैप्टर हो जाएंगे, इकोलॉजी खत्म। ठीक है, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।